धनकोट नाम के गांव में सुमित्रा सुभाष नाम की पति पत्नी एक ठेली के ऊपर रोटियां बेचते थे। सुमित्रा रोटी तैयार करती थी तो सुभाष कस्टमर्स को प्लेट में सब्जी डालकर देता था। कमाए थोड़े पैसों से ही वे लोग बहुत खुशी से जीते थे। एक बार उनके ठेली के सामने वीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने नूडल्स का व्यापार शुरू किया। उस गांव में नूडल्स नया होने के कारण लोग उसे खाने के लिए बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे। उस वजह से सुमित्रा और सुभाष का व्यापार घाटे में चलने लगा। फिर भी वे दोनों दुखी नहीं थे। हमें और स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बनाना है कहकर सोचते थे। थोड़े दिन बीतने के बाद वीरेंद्र के मन में लालच बढ़ने लगी। मुनाफा बढ़ाने के लिए मिलावटी चीजों का उपयोग करके नूडल्स तैयार करने लगा। तब से लोग धीरे धीरे सुमित्रा के रोटी की रेडी के पास आना शुरू किए। बहुत कम समय में ही वीरेंद्र का व्यापार घाटे में चलने लगा। एक दिन वीरेंद्र उनके रेडी के पास आकर, रे, कल से तुम यहाँ पर व्यापार मत करो, कहीं दूर जाकर करो। ये क्या जी, ये अच्छा सेंटर है, दूर ठेली रखे तो हमारे पास कौन आएगा। वैसे हमें व्यापार कहाँ करना है ये बोलने के लिए आप कौन हैं? इससे पहले जब आपका व्यापार अच्छा चल रहा था तो हम दुखी नहीं हुए थे ना। हमने उसे एक चुनौती के जैसे लिया था। अब आपका व्यापार घाटे में है कहकर हमें धमकाना ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ पता है क्या तुम्हें? इस गांव का हेड कांस्टेबल मेरा भाई ही है। इस वजह से तुम मेरे अनुमति के बगैर इस गांव में व्यापार नहीं कर सकते। तुम्हारा रेडी रखने का परमिशन कैंसिल करके रख दूंगा। जो करना है करो, हम तुमसे नहीं डरते। अगले दिन एक पुलिस वहां पर आकर, आप लोगों को इस गांव में कहीं पर भी रेडी रखने का परमिशन नहीं है, ये देखो ऑफिशियल लेटर, कहकर उन्हें एक लेटर दिया। अब सुभाष और सुमित्रा को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो उस रात अपने झोपड़ी में उदास होकर बैठे हुए थे। इतने में बाहर से, मुझे भूख लग रही है, घर में खाने के लिए कुछ है क्या, कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। दोनों बाहर जाकर देखे, वहाँ एक आदिवासी था। उसे देखकर वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। मैं बगल वाले जंगल से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिला पाओगे या नहीं? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। उस चटाई पर बैठ जाइए, 5 मिनट में भोजन बनाऊंगी। वो आदिवासी तब झोपड़ी के बाहर मौजूद चटाई पे बैठ गया। सुमित्रा घर के अंदर रोटियां बनाने लगी। सुभाष उन्हें उस आदिवासी को लाकर देने लगा। वो आदिवासी रोटियों को झट से खाकर, मुझे और रोटी चाहिए, ऐसे सुमित्रा रोटियां बनाते ही जा रही थी और वो आदिवासी उन्हें खाते ही जा रहा था। ऐसे उसे खाते आधी रात हो गई। हाँ, अब बस है। तुम्हें इस गांव में रेडी रखने का परमिशन नहीं है ना, तुम सीधे अपने रेडी के पास जाओ, मैं आऊंगा। सुमित्रा और सुभाष एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों अपने रेडी के पास गए और देखा कि वहाँ एक हैंड पंप। रातों रात यहाँ पर यह हैंड पंप कैसे प्रकट हुई रही कहकर उस हैंड पंप को मारने लगा। बस उसमें से नूडल्स आने लगे। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसा चमत्कार है जी? वैसे वो आदिवासी कौन था? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? वो साक्षात भगवान तेरी। वो हमारे अच्छाई और सहनशीलता का परीक्षा लेकर हमें ये वरदान दिए। दोनों आसमान की तरफ देखकर प्रणाम किए। अगले दिन दोपहर सुभाष और सुमित्रा उस हैंड पंप के पास खड़े थे। वीरेंद्र उन्हें देखकर, ये क्या हैंड पंप लगाए? पानी का व्यापार करने के लिए क्या? करो करो, मेरे कारोबार के लिए भी ये अच्छा है। सुभाष हैंड पंप मारने लगा। उसमें से नूडल्स आने लगे। सुमित्रा उन्हें एक प्लेट में पकड़ने लगी। वीरेंद्र और कस्टमर्स उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सारे ग्राहक उस हैंड पंप के पास आए। ये कैसा चमत्कार है भाई? ये माया हैंड पंप है जी। उस भगवान ने हमें ये वरदान दिया है। इसमें से आपको जो मन चाहे उस तरह के नूडल्स आएंगे। एक बार खा के देखिए। सुमित्रा उस आदमी को नूडल्स प्लेट में डालकर दी। वो नूडल्स खाकर, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बड़े बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट्स में भी इतना स्वादिष्ट नूडल्स मैंने नहीं खाया।
अब सारे लोग उस हैंडपंप के सामने लाइन में खड़े हो गए। सुभाष हैंडपंप मारने लगा तो नूडल्स आने लगे। सुमित्रा उन्हें बड़े बड़े हंडियों में पकड़ने लगी। ऐसे 4-5 हंडियां भरने के बाद उन नूडल्स को प्लेट में डालकर कस्टमर्स को देने लगी। वो देखकर वीरेंद्र को क्या करना है समझ नहीं आया। ऐसे उस मैजिकल नूडल्स पंप के बारे में सबको पता चला। लोग उन्हें खाने के लिए बड़ी तादाद में आने लगे। एक दिन रात के समय वीरेंद्र उस हैंड पंप को पकड़ लिया था। बस करंट शॉक मारा और वो नीचे गिर गया। ऐसे सुभाष और सुमित्रा उस नूडल पंप के द्वारा बहुत पैसे कमाए।